ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि हम लोगों का साई एक्स टी हम लोग का ये वेव फंक्शन होता है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का वेव फंक्शन किसका आता है, ये ऑफ मूविंग पार्टिकल जो होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसी यही होता है हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है हम लोग का। ये हम लोग का स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि साई स्टार साई क्या होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, साई स्टार साई या इसी को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर। ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि ये क्या है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ होता है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, यूनिट लेंथ में होता है हम लोग यहाँ पे। फिर x1 टू x2 लेंथ में क्या होगा वो देखे थे हम लोग यहाँ पे। और ऑल स्पेस में क्या होगा वो देखे थे हम लोग यहाँ पे। और वहीं से हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग फाइंड आउट किए थे, ये थे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, जो मेन था हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये क्या था हम लोग यहाँ पे, ऑल स्पेस साई स्टार साई डी एक्स। ठीक है, या हम लोग उसको ये फॉर 1D के लिए इक्वल टू 1, और 2D के लिए हम लोग यहाँ पे जो होगा इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे 3D के लिए हम लोग का डीवी हो जाएगा या डी टाउ होगा हम लोग यहाँ पे। ऑल स्पेस मतलब माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ये नॉर्मेशन कंडीशन था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को नॉर्मेशन करने का मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, कि जो ये प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन ऑल स्पेस 1 होगा, कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा, यहाँ से आता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, हाउ टू नॉर्मलाइज ए वेव फंक्शन। ठीक है, कोई भी तुमको वेव फंक्शन दिया रहेगा, तो तुम हम लोग अभी देखे थे कि फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वहाँ पे लिखाया गया था तुमको कि वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज। ठीक है, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए पूरा ऑल स्पेस में। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों का लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब फाइनाइट होना चाहिए। तो हाउ टू नॉर्मलाइज ए वेव फंक्शन, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाउ टू नॉर्मलाइज, या हाउ टू चेक गिवन फंक्शन इज नॉर्मलाइज और नॉट ए वेव फंक्शन। ठीक है, तो तुमको एक वेव फंक्शन दिया है जो कि नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक लेट हम लोग का एक गिवन वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे एक गिवन वेव फंक्शन साई एक्स टी है। एक वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, ये नॉट नॉर्मलाइज, ये हम लोग का नॉर्मलाइज नहीं है। और हम लोगों को इसको नॉर्मलाइज करना है, ये गिवन वेव फंक्शन को हम लोग को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, साई स्टार साई नॉट नॉर्मलाइज, दैट मीन्स क्या है इसका मतलब, जो ऑल स्पेस जहां तक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिस स्पेस में भी, साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी डी एक्स, ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब यही होगा ना हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मलाइज नहीं है एक वेव फंक्शन हम लोग का यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल टू, अगर ना कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होता है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे साई अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, तो ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये नॉट नॉर्मलाइज है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन वेव फंक्शन है तो अभी हम लोग बोलेंगे कि लेट जो हम लोग का नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज। ठीक है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हम लोग का साई एन मान लेते हैं, ये नॉर्मलाइज्ड है यहाँ पे, साई एन एक्स टी है। तो नॉर्मलाइज होगा तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेव फंक्शन में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन और साई एक्स टी। तो ये वेव फंक्शन हम लोग का है जो साई एक्स टी नॉट नॉर्मलाइज है, लेकिन एन साई एक्स टी हम लोग यहाँ पे, यानी कि जो साई एन एक्स टी है ये नॉर्मलाइज फंक्शन है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, हमको अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा मतलब उसके सामने में एन मल्टीप्लाई रहेगा, और हमको एन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी जो हम लोग यहाँ पे साई एन एक्स टी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साई एक्स टी तो हमको गिवन है हम लोग का यहाँ पे, साई एक्स टी गिवन है हम लोग का यहाँ पे। ओनली हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन साइन एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, अगर ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो दैट मीन्स जो ये वेव फंक्शन का नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ऑल स्पेस। ठीक है, ऑल स्पेस साई एन स्टार साई एन
डी एक्स इक्वल टू 1, ये होगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब होगा हम लोग का यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी लिखेंगे ऑल स्पेस को। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये साई एन है हम लोग यहाँ पे, इसका साई एन स्टार लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्टार भी आएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हो जाएगा साई स्टार एक्स टी हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ये हो जाएगा साई एन स्टार फिर साई एक्स टी, तो एन और साई एक्स टी, ये डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ऐसे हम लोग करेंगे, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक नंबर है ना, तो ये और ये प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिकल कंडीशन से आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिट एन, अभी तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पता होगा हम लोग यहाँ पे, जो एक जेड इज इक्वल टू हम लोग का होता है, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो जेड स्टार इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे क्या आता है, आई की जगह माइनस आई पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स माइनस आई वाई, है ना, ये पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं जेड स्टार जेड, यानी क्या आता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे जेड स्टार जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, जेड स्टार जेड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर, ये हम लोग का जेड स्टार जेड, इसको तो मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड क्या होता है हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एन स्टार और एन, ये तो नंबर है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे एन स्टार और एन, ये हम लोग का नंबर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, और साई स्टार एक्स टी, साई एक्स टी, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब देखो एन स्टार एन, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड ऑफ एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी, ठीक है, साई एक्स टी डी एक्स इक्वल टू 1। तो हमको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा मॉड ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी, साई एक्स टी, ठीक है, डी एक्स, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एन स्क्वायर है, तो इसका एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब हम लोग जब नॉर्मलाइज हुए फंक्शन क्या हो जाएगा एन एक्स टी जो हम लोग बोले थे, तो क्या हो जाएगा एन, ठीक है, इंटू साई एक्स टी हम लोग यहाँ पे, तो एन का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी, साई एक्स टी डी एक्स, ये हम लोग का एन का वैल्यू था, और इंटू वेव फंक्शन जो हम लोग का नॉट नॉर्मलाइज है साई एक्स। तो ऐसे हम लोग को वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, ये फंक्शन कांस्टेंट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, या इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू आएगा, तो 1 अपॉन समथिंग, ओके, वो नंबर आएगा हम लोग यहाँ पे, तो 1 अपॉन सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा इंटू साई एक्स। तो अगर तुमको एक अननॉर्मलाइज्ड नॉट नॉर्मलाइज वेव फंक्शन तुमको दिया रहेगा, तो क्या करना है, नॉर्मलाइज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया, तो ये वेव फंक्शन जो नॉर्मलाइज्ड है, वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करके एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे पुट करना है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज करना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि ये इसके वेव फंक्शन हम लोग का स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब टोटल ऑल स्पेस में हम लोग का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन था हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का कंडीशन आता है हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ए वेव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग का जो आता है वो है हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। जो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन है, इसी चीज को तुम लोग मालूम है, जो वेक्टर जो हम लोग का होता है ना, वेक्टर एलजेब्रा जो होता है, वेक्टर एलजेब्रा हम लोग यहाँ पे उससे हम लोग यहाँ पे रिलेट करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ये ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेव फंक्शन, क्या है देखो यहाँ पे, देखो अगर हम लोग के पास कुछ सेट ऑफ वेव फंक्शन रहेगा, कुछ सेट ऑफ वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
इफ वी हैव अ सेट ऑफ वेव फंक्शन, दिस वेव फंक्शन, ठीक है, दिस वेव फंक्शन आर ऑर्थोगोनल इन नेचर। हम लोग के पास एक सेट ऑफ वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, अब ये सेट ऑफ वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल कब होगा, तो उसके लिए हम लोग को ऑर्थोगोनल कंडीशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इफ वी हैव ए सेट ऑफ वेव फंक्शन, तो दिस सेट ऑफ वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल इन नेचर, ठीक है, मतलब ये ऑर्थोगोनल होगा, तो यहाँ पे विल बी ऑर्थोगोनल इन नेचर इफ, हम लोग का जो कंडीशन है क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट कोई अलग फंक्शन हम लोग का साई एम, क्योंकि सेट ऑफ फंक्शन हम लोग यहाँ पे साई एम स्टार और साई एन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग का m नॉट इक्वल टू एन, अगर m इक्वल टू एन हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, सेम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का ऑर्थोगोनल कंडीशन होगा यहाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से हम लोग देखेंगे, हम लोग वेक्टर एनालिसिस हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे, तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, और ऑर्थोगोनल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए हम लोग का यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि इसका मतलब हम लोग का जो फिजिकल हम लोग मीनिंग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ वेव फंक्शन इज फाउंड इन mth स्टेट, ठीक है, इफ वेव ये इंटीग्रेशन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, इफ द पार्टिकल इज फाउंड, इसका इसका मीनिंग लिख लो हम लोग यहाँ पे, इफ द पार्टिकल इज फाउंड इन mth स्टेट इट कैन नॉट बी फाउंड इन nth स्टेट। तो ये हम लोग का फिजिकल मीनिंग बताता है कि अगर पार्टिकल एक स्टेट में है तो उस अलग स्टेट में कैसे रह सकते हैं हम लोग, अलग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग एक साथ दो स्टेट में नहीं रह सकते ना हम लोग यहाँ पे, कोई भी एक स्टेट में रहेगा, क्योंकि साई एक्स हम लोग क्या बताता है, वेव फंक्शन को बताता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक स्टेट में है पार्टिकल, तो पार्टिकल का यहाँ पे mth स्टेट में है तो पार्टिकल वहां पे रहेगा, इसका मतलब क्या nth में नहीं रहेगा, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। या अगर वो nth स्टेट में है तो mth स्टेट में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वही होता है, ठीक है, उसको लिखो। तो इसका मतलब क्या है कि एक साथ हम लोग का दो स्टेट में नहीं रह सकता, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि दिस टू स्टेट जो साई एम एंड साई एन आर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग का क्या क्या ये क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे कि हम लोग देखिए एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखे हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का ऑर्थोगोनल कंडीशन देखे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ऑर्थो गुणल प्लस नॉर्मलाइजेशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, ऑर्थोगोनल प्लस क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, दोनों कंडीशन हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मलिटी ऑफ वेव फंक्शन। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वही कि इफ वी हैव ए सेट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो इफ वी हैव ए सेट ऑफ वेव फंक्शन, हम लोग के पास सेट ऑफ वेव फंक्शन है साई वन साई टू, ठीक है, साई एन साई एम और साई एन, हम लोग का सेट ऑफ वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, mth स्टेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हम लोग यहाँ पे, और ये वेव फंक्शन हम लोग का एंड दिस वेव फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर ये वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या कंडीशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कंडीशन ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एम स्टार साई एन डी एक्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एम एन। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये ऑर्थोनॉर्मल डिफरेंशियल। डेल्टा एम एन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग का क्रोनिकल डेल्टा होता है। तो डेल्टा एम एन इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे डेल्टा एम एन इक्वल टू हम लोग का क्या होता है 1 होता है, कब, जब एम इक्वल टू एन होगा, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा जब एम नॉट इक्वल टू एन होगा। मतलब ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को एक साथ हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे, एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। और ये हम लोग का यहाँ पे सेट ऑफ वेव फंक्शन के लिए बताएगा कि ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन क्या होगा,
ऑर्थोगोनल कंडीशन मतलब पार्टिकल एक ही स्टेट में पाया जाएगा, और नॉर्मलाइज कंडीशन पूरा स्टेट में प्रोबेबिलिटी उसका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी एक स्टेट में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट से 1 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये हम लोग अगर इसको एनालॉजी ले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर से हम लोग यहाँ पे, तुमको वेक्टर पता होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे 3D में हम लोग वेक्टर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे वेक्टर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। 3 डायमेंशन में क्या वेक्टर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे आई जे के हम लोग यहाँ पे 3D में हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे आई जे के या यूनिट वेक्टर, ठीक है। एनालॉजी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में से यूनिट वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये वेक्टर हम लोग क्या होता है पता है, ये हम लोग का ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर होता है, हम लोग ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर होता है, मतलब क्या होता है हमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे आई डॉट आई करेंगे, सेम सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, जे डॉट जे करेंगे और के डॉट के करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, हम लोग यहाँ पे सेम सेम चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही चीज है अगर यहाँ पे m इक्वल टू n है और होल स्पेस में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इसमें, तो एनालॉजी हम लोग ले रहे हैं तो ये 1 आएगा हम लोग यहाँ पे। और अलग अलग चीज का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ठीक है, या ऐसी का कोई भी चीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है हम लोग का। और हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का 3D में थ्री डायमेंशन में अगर तुमको एक वेक्टर हम लोग को दिया है, कोई भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, इन 3D, ठीक है, कोई भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ। हम लोग यहाँ पे अगर कोई वेक्टर तुमको दिया रहेगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा एक वेक्टर है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये तुम्हारा वेक्टर है हम लोग यहाँ पे, तो इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स आप लोग यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर है आई कैप, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो कि नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। कोई भी वेक्टर तुमको देखने को मिलेगा, कैसे देखते हो तुम आप कोई वेक्टर को, जैसे एक वेक्टर हम लोग का वी ए अगर वेक्टर रहेगा तो कैसे रहेगा हम लोग बताओ यहाँ पे, 3i प्लस 4j प्लस 2k, ये हम लोग का एक वेक्टर है, ठीक है। मतलब ऑर्थोगोनल जो हम लोग का यहाँ पे यूनिट वेक्टर है उसी के कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे कोई भी ए वेक्टर है बी वेक्टर हम लोग का रहेगा, वो क्या रहेगा 2j, ये रहेगा, इसका मतलब भी तो है ना उसी कॉम्बिनेशन, बाकी में 0 है हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग जो बोलेंगे आई जे के, हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये वेक्टर बना रहे हैं उसके लिए क्या है, हम लोग यहाँ पे 3D वेक्टर के लिए बेसिस का काम करते हैं। और ये बेसिस क्या होता है हम लोग यहाँ पे इसी का ही ये बेसिस के ही कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे कोई भी नया वेक्टर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो हम यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या होगा, एक हम लोग का इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग वर्ड में कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे आई जे के, ठीक है, आई जे के फॉर्म में कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वेक्टर रहेगा जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी वेक्टर की जगह एनी वेक्टर जैसे पोजीशन वेक्टर लेंगे, आर इज इक्वल क्या होता है सम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे कितना है वाई कोऑर्डिनेट उसका और जेड कोऑर्डिनेट कोई भी वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आई जे के को हम लोग बोलते हैं, ये आई जे के जो है ये हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। मतलब बेसिस मतलब इसी से ही पूरा वेक्टर हम लोग का फॉर्म हुआ है, वेक्टर स्पेस। तो अभी हम लोग एक यहाँ पे चीज आएगा हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस में क्या होगा कि वेक्टर स्पेस में उसका हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसके लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशन है तो हम लोग यहाँ पे उसमें नहीं जाना है। तो वेक्टर स्पेस हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिंपल हम लोग समझना है। तो वेक्टर स्पेस में क्या हो जाएगा, कोई भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे इस बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं और उस वेक्टर स्पेस में हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास क्या है हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, तो वेव फंक्शन का कुछ स्पेस होगा, ठीक है, जहां पे सिर्फ हम लोग वेव फंक्शन ही वेव फंक्शन हो और उसमें कोई भी नया वेव फंक्शन को, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेव फंक्शन के फॉर्म में लिख सकेंगे हम लोग यहाँ पे, जस्ट एनालॉजी लेंगे तो उस टाइप का स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हिल्बर्ट स्पेस बोलेंगे हम लोग वहाँ पे, समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या बताया गया, अगर हम लोग का साई 1 साई 2 साई 3 साई n ये हम लोग का सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है, तो कोई भी वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे फाई एक्स एक नया वेव फंक्शन जो कोई भी स्टेट को न्यू रिप्रेजेंट करेगा हम लोग यहाँ पे ये वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है हम यहाँ पे, कोई भी वेव फंक्शन फाई एक्स ये साई 1 साई 2 R3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब क्या लिख सकते हैं सी 1 इंटू साई 1, ठीक है, सम कॉन्स्टेंट इंटू
C2 इंटू psi2 प्लस C3 इंटू psi3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लस Cn इंटू psi n, कोई भी नया वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, कोई भी न्यू वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। स्टेट ऑफ द पार्टिकल कहाँ पे हम लोग यहाँ पे, उस स्पेस में जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ वेव फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग का जो C1 C2 C3 है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, या ठीक है। तो ये रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग C1 C2 ये हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इसको सी जो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ये हो सकता है हम लोग यहाँ पे। और ये हम लोग को क्या है ये रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है हम लोग यहाँ पे, नंबर हम लोग यहाँ पे तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे ये रियल और कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नया वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो मॉड ऑफ C1 स्क्वायर होगा, ठीक है, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर, ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi1, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे कि जो नया वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ये इन इन psi1 psi2 psi3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से हम लोग यहाँ पे मिलकर बना है, इस वेव फंक्शन की लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा क्या बताएगा कि पार्टिकल तो पूरा होल स्पेस में कहीं भी पाया जा सकता है हम लोग यहाँ पे, और हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि स्टेट psi1 में भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, psi2 में भी कुछ होगा, psi3 में भी कुछ होगा, क्योंकि ये सबको मिला के हम लोग यहाँ पे एक वेव फंक्शन बनाया जा रहा है जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल बोला जा रहा है, नया स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो अब हम लोग इस नया स्टेट ऑफ द पार्टिकल में क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में बना है तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि पार्टिकल इसमें भी हो सकता है या इसमें भी हो सकता है या सबके कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबका कॉम्बिनेशन में हो सकता है तो मैं पूछूंगा कि जस्ट एक प्रोबेबिलिटी कि और psi1 में क्या होगा, तो मैं किसी को बोलूंगा कि यहाँ पे चलो ठीक है psi1 psi2 psi3 किसी में भी हो सकता है, लेकिन एक चांस है, क्या चांस है कि वो सिर्फ psi1 में हो, क्या चांस है कि psi2 में हो, ठीक है, होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट psi1 वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ C1 स्क्वायर। सिमिलरली मॉड ऑफ Cn स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट psi n हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, psi n स्टेट में उस पार्टिकल के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन पार्टिकल, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टेट में क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में हो सकता है, तो जस्ट यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको कि कोई भी एक स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अभी जब भी हम लोग को लीनियर कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट psi1 क्या होगा बोलने से मॉड ऑफ C1 स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग यहाँ पे, ये कैलकुलेशन करने में हम लोग का यूज होता है हम लोग का आगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को दिखा जाएगा कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हम लोग का psi1 psi2 psi3। तो अभी हम लोग बोला था हम लोग यहाँ पे कि ये वेव फंक्शन जिस स्पेस में रहते हैं उसी के हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होगा कि हम लोग का ये वेव फंक्शन का स्पेस होगा और उसका भी कुछ मैथमेटिकल रूल होगा, हम लोग उसका मैथमेटिक्स वाले में नहीं जाना है, हम लोग को बस इतना समझना है कि जैसे वेक्टर स्पेस में हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो हिल्बर्ट स्पेस में हर पॉइंट हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और कौन सा वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और कोई भी नया वेव फंक्शन फाई एक्स को उस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। और अभी हमको जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट psi1 निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ C1 स्क्वायर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi n निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का मॉड ऑफ Cn स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से और एक चीज हम लोग यहाँ पे Cn का निकालने के लिए जो ये कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो फाई एक्स है हम लोग यहाँ पे उससे हम लोग psi n स्टार का मल्टीप्लाई कर देते हैं, psi n स्टार फाई एक्स, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, यहाँ पे दोनों साइड एक जस्ट मैथमेटिकल चीज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो C1 और हो जाएगा हम लोग यहाँ पे psi n स्टार, क्या हो जाएगा psi1 प्लस C2 psi n स्टार, ठीक है, C2 psi n स्टार, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे psi2 प्लस ऐसे हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा Cn और क्या हो जाएगा देखो psi n स्टार psi n, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए जस्ट यहाँ पे Cn का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे होल स्पेस में इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dx, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dx,
ये हम लोग का इंटीग्रेशन करते जाएंगे, ये भी हो जाएगा सेम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट dx, ठीक है, और ये भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट dx। तो अब हम लोग बताओ, सिंस हम लोग का जो साई 1 साई 2 साई 3 ये क्या है हम लोग का ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को भी सेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये जो हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई एन स्टार, ठीक है, फाई एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये अगर ये ऑर्थोगोनल है, साई 1 साई 2 साई 3 ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि साई एन अलग अलग जब होगा मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा। जब अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस सेम सेम जब होगा तभी हमको ये मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एन इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, साई एन स्टार साई एन ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन ऑल स्पेस में हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सी एन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई एन, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, पार्टिकल अभी यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन के स्टेट में था, मतलब एक अलग स्टेट में था, हाई एक्स स्टेट में था हम लोग यहाँ पे, और उसको बोला जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई एन, तो क्या हो जाएगा इस स्टेट में ही ओनली पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा साई एन स्टार हाई एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन nth स्टेट, पार्टिकल पहले कोई अलग स्टेट में था, फाई एक्स मतलब जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई 1 साई 2 साई 3, ठीक है, अलग था हम लोग यहाँ पे, ये अलग स्टेट में था, अब पूछा जा रहा है कि इस स्टेट में था और अलग स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सॉरी ये तो सीएन था, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट nth स्टेट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सीएन स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन nth स्टेट, इन nth स्टेट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अभी तुमको बताया गया था मैथमेटिकली होगा मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर, तो मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पे, मॉड लेंगे और इसका माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है, साई एन स्टार हाई डी एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे फाई एक्स हम लोग का था, ये इनिशियल स्टेट था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का इनिशियल स्टेट था यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल पहले था, अब हम लोग मैं पूछे जा रहा हूँ कि उसका सिर्फ साइन में होने का प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेट, ऐसे हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे थे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग और एक प्रोबेबिलिटी देखे थे ना हम लोग यहाँ पे x1 टू x2 साई स्टार साई, तो उसी स्टेट में अलग रेंज में था, दोनों में तुमको डिफरेंस समझना है हम लोग यहाँ पे, दोनों में हम लोग को डिफरेंस अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग इसी को हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे नोट में कि इफ पहले पार्टिकल अगर कुछ इनिशियल स्टेट में था तो उसके फाइनल स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इससे हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हम लोग का, पहले एक स्टेट में था फिर दूसरे स्टेट में हम लोग का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ द पार्टिकल इज इनिशियली इन साई इनिशियल स्टेट देन प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी इन साई फाइनल स्टेट इज, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो वो क्या था हम लोग यहाँ पे साई इनिशियल स्टेट में था, तो साई इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, साई इनिशियल स्टेट में था, अभी हम लोग पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन साई फाइनल स्टेट, साई इनिशियल से साई फाइनल और ट्रांजिशन करेगा हम लोग यहाँ पे, और ऑल स्पेस में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ स्क्वायर, ये हो जाता है हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग यहाँ पे पहले इस स्टेट में था साई इनिशियल स्टेट में, और पूछा जा रहा है कि अब साई फाइनल स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें क्या होगा पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग बोल देखे थे एक हम लोग देखे थे ना हम लोग यहाँ पे इस टाइप का x1 टू x2, ठीक है, ये भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन क्या बताता है बताओ हम लोग यहाँ पे साई स्टार साई डी एक्स, ये बताता है उसी स्टेट में अलग रेंज में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये बताता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है ना हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2 या a टू b कोई रेंज में इन वही स्टेट में हम लोग का, ठीक है, जो पार्टिकल स्टेट में था एक ही स्टेट में हम लोग, ठीक है, इन सेम स्टेट में हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे, अगर पार्टिकल एक स्टेट में था तो दूसरे स्टेट में हम लोग का पाए जाने का इनिशियल स्टेट, ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे पार्टिकल चेंज स्टेट, यहाँ पे पार्टिकल सेम स्टेट नहीं है, पार्टिकल क्या करेगा स्टेट चेंज करेगा हम लोग यहाँ पे, चेंज द स्टेट फ्रॉम कहाँ से साई इनिशियल टू यहाँ पे साई फाइनल में हम लोग, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तब उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग देन जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ये होगा हम लोग यहाँ,
समझ रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंस भी हम लोग का दोनों में, दो टाइप का प्रोबेबिलिटी हम लोग देखें। ठीक है, ठीक है ना हम लोग यहाँ, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल देके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन, अगर वेव फंक्शन चेंज हो जा रहा है तो वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो पहले वो कुछ स्टेट में था, अलग स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई इनिशियल साई फाइनल स्टार, और एक उसी स्टेट में है लेकिन उसी स्टेट में अलग अलग रेंज में पूछा जा रहा है कि जैसे हम लोग का एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, पार्टिकल इन ए बॉक्स, ये हम लोग जो भी हम लोग का सिस्टम को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल इन ए बॉक्स, अगर हम लोग का यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग का इसका हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे अभी, ठीक है, तो जिस यहाँ पे जो आएगा, तो अगर 0 to a हम लोग का यहाँ पे है और इसका हम लोग इसे ग्राउंड कोई भी वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे साई क्या हो जाएगा हम लोग का, साई इज इक्वल टू इसका √2/a साइन n πx/a, ये हम लोग का इसका वेव फंक्शन आता है। तो अभी मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 to a तो 1 होगा ही, क्योंकि ऑल स्पेस में 1 होगा, बाकी जगह तो 0 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल इधर जा नहीं सकता हम लोग यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 to a 1 होगा, या मैं पूछूंगा 0 to a/2 0 to 3a, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो हम लोग का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, 0 to a एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इसी स्टेट में, 0 to जैसे a/2 तो साई स्टार साई dx, तो ये उसी स्टेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, सेम स्टेट में, बस वहाँ पे अलग अलग रेंज में हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका इसका जो हम लोग का यहाँ पे इसका जो 1D बॉक्स है, इसका जो वॉल है उसको मैं शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्टेड वॉल, मतलब 0 to a था तो 0 to 2a कर दिया, तो अब यहाँ पे वेव फंक्शन देखो चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साई जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे √2, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे जो साई जी क्या हो जाएगा √2, अब क्या हो जाएगा, लेंथ होता है 2a और साइन, ठीक है, n/x/2a, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका वेव फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, तो तब कौन सा प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, सुनाई दे रहा है ना सबको, ठीक है, तो तब कौन सा प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, यहाँ पे वेव फंक्शन चेंज हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा इसी स्टेट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 to a या 0/2 क्या होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, हम लोग यहाँ पे दो दो प्रोबेबिलिटी था हम लोग, पहले एक प्रोबेबिलिटी देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 to x2, और यहाँ पे सेमी स्टेट था यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे x1 to x2, जैसे यहाँ पे था एक स्टेट था हम लोग यहाँ पे पार्टिकल इन 1D बॉक्स में, तो अब हम लोग क्या कर दें, हम लोग यहाँ पे क्या गया था कि उसी स्टेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन पूछा गया 0 to a/2 या हम लोग का a/2 से समथिंग, इस अलग अलग रेंज में पूछा जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, x1 to x2 जो भी रेंज दिया जाएगा और वही स्टेट का वेव फंक्शन साई स्टार साई dx, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 to x2, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 to x2, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले एक स्टेट में था अभी अलग स्टेट में आ गया, तो देखो यहाँ पे पहले इस पोटेंशियल में था, अभी इसका मैं पोटेंशियल को शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड हो गया 0 to 2a हो गया, उसका वेव फंक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, देखो यहाँ पे 0 to 2a हो गया ना हम लोग यहाँ पे, 0 to 2a हो गया हम लोग यहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस केस में जब निकालेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, साई इनिशियल से साई फाइनल अलग स्टेट में आ गया, साई इनिशियल क्या था हम लोग यहाँ पे, साई ये था, और साई फाइनल उसका वेव फंक्शन ही चेंज हो गया हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन ही चेंज हो गया, तो वेव फंक्शन जब चेंज हो जाएगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ये साई फाइनल बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये साई इनिशियल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई फाइनल स्टार साई इनिशियल, ठीक है, dx उसका मॉड ऑफ स्क्वायर, इससे इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों में तुमको डिफरेंस बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ, ठीक है। तो अभी और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी क्या था हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई वन क्या है हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ c1 स्क्वायर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई टू क्या है मॉड ऑफ c2 स्क्वायर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे और एक कंडीशन क्या निकल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन ऑफ इस टाइप का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, probability of finding the particle in state psi 1 mod of c1 square plus probability of finding the particle in the state psi 2 mod of c2 square, जितना भी रहेगा हम लोग यहाँ पे mod of cn स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। हाउ टू चेक, हम लोग कोई भी वेव फंक्शन दिया रहेगा वो नॉर्मलाइज्ड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन को दिया जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इफ mod of c1 स्क्वायर प्लस mod of c2 स्क्वायर प्लस mod of cn स्क्वायर इक्वल टू 1, देन वेव फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज, जो भी वेव फंक्शन हम लोग का गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड होगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे,
कि हाउ टू चेक वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, मतलब जो नया स्टेट का वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है उसको चेक करना है। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, जिसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा सबका मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर मॉड ऑफ Cn स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हाउ टू चेक वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो जो भी हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर हम लोग का ये जो नया वेव फंक्शन फाई एक्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई 1 जो साई 2 जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के वेव फंक्शन से बना है, तो ये अगर ये वेव फंक्शन को हम लोग चेक करना है कि ये कैसे नॉर्मलाइज्ड है, तो हाउ टू चेक दिस वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, तो कैसे चेक करेंगे, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस डैश 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 मॉड ऑफ Cn स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स जो वेव फंक्शन फाई एक्स है जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई 1 साई 2 साई 3 से बना है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है हम लोग। समझ रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इससे भी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीज समझ में आए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, ठीक है, वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, हाउ टू चेक वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज। अगर हम लोग को कोई वेव फंक्शन दिया है, ये गिवन वेव फंक्शन है, ठीक है, तो ये वेव फंक्शन अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वही है हम लोग यहाँ पे टोटल स्पेस में प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी वेव फंक्शन चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और कैसे हम लोग यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और हिल्बर्ट स्पेस क्या होगा, ठीक है। जस्ट हम लोग को यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस क्या होगा कि जो वेव फंक्शन का स्पेस होगा जो वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और कोई भी वेव फंक्शन दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन में